कि हम अभी पढ़ रहे थे कि व्यापार एवं वाणिज्य को लेकर के मध्यकालीन राजस्थान की स्थितियां हमें बड़ी प्रगतिकारक देखने को मिलती है। तो विशेष रूप से जो जो मंडियां थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। राज्य की ओर से व्यापारियों को फैसिलिटेट किया जाता था, उनको सुविधा दी जाती थी और इन पशु मेलों का, इन व्यापार के लिए उसका प्रबंधन किया जाता था। इसी कारण से बाहर के राज्य के बाहर के व्यापार भी इन मेलों में आया करते थे। जैसलमेर और बीकानेर में ऊन, कोटा से कई, रुई तथा प्रतापगढ़ से अफीम खरीदी जाती थी। यहाँ पर यह जिक्र करना आवश्यक है कि प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, वो प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है अपनी काली मिट्टी को लेकर के, काली मिट्टी जिसके अंदर की बड़ी उर्वरकता पाई जाती थी, वहां पर विशेष रूप से अफीम की खेती हुआ करती थी। आधुनिक राजस्थान में भी हम देखें तो ये जो प्रतापगढ़ चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, यह आज भी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पर राज्य सरकार जो है वह अफीम के पट्टे जारी करती है और अफीम के पट्टों से जो राजस्व राजस्थान सरकार को प्राप्त होता है उसका एक अलग स्थान है, उसका एक अलग महत्व है। तो प्रतापगढ़ वाला जो ये अफीम की खेती वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये एक बड़ी व्यापारी फसल के रूप में हम अफीम को देख सकते हैं। और मध्यकाल में भी यहाँ पर यह भूमि की उर्वरता के कारण, भूमि की गुणवत्ता के कारण यहाँ पर अफीम का व्यवसाय जो था वह बड़ा फला फूला हुआ था। इसके साथ ही हम देखें कि राज्य का जो शासन था उसमें कम तोलने या मिलावट करने के अपराध पर दंड का विधान भी था, दंड दिया जाता था। इस कारण से व्यापार के क्षेत्र में दंड विधान की कठोरता होने के कारण से इस तरह का भ्रष्टाचार हमें उस समय देखने को नहीं मिलता है। कपड़े, नमक, तंबाकू, अनाज आदि का राजस्थान के एक भाग से दूसरे भाग में लेन देन होता रहता था। जैसलमेर, फलौदी, अजमेर, आमेर, पाली, मेड़ता आदि अंतर राजस्थानी मंडियां थी, जहां पर आपसी मंडियों का व्यापार होता था और किसानों को वहां पर जगह दी जाती थी जहां पर वो आकर के अपना माल बेचा करते थे। कर्नल टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में लिखा है कि आश्चर्य की बात लगती है कि लूटमार और आपसी ग्रह कलह में जब संपूर्ण भारत अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ था, उन दिनों में भी आज की शांतिपूर्ण व्यवस्था की अपेक्षा 10 गुना व्यापार वाणिज्य राजस्थान में प्रचलित था। कर्नल टोड का यह लिखना अपने आप में सिद्ध करता है कि जहां भारत के अन्य क्षेत्रों में, देश के अन्य क्षेत्रों में लूटमार की और ग्रह कलह की अव्यवस्था बनी हुई थी, उन अव्यवस्थाओं में भी राजस्थान अछूता था। और राजस्थान में एक जो शांतिपूर्ण स्थिति थी, वहां के राजाओं के शासन के समय में शांतिपूर्ण अवस्थाओं में व्यापार को 10 गुना अधिक बढ़ा हुआ कर्नल टोड लिखते हैं। राजस्थान में अन्य प्रांतों में अनेक वस्तुएं आयात की जाती थी। हीरे, जवाहरात, मलमल, दालचीनी, कांच का सामान, पगड़ियां, साड़ियां, ऊनी शाल, कंबल, हाथी, घोड़े, बढ़िया शराब आदि का राजस्थान में आयात किया जाता था। यहाँ से नमक, ऊनी कपड़े, ऊन, अफीम, कपास, संगमरमर की बनी हुई वस्तुएं, मूर्तियां, चमड़े और लकड़ी का सामान आदि का निर्यात होता था। तो आयात और निर्यात अगर अधिक मात्रा में पाया जाता है, आज भी अगर हम मूल्यांकन करते हैं व्यापार और वाणिज्य का, तो उसका सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो आयात और निर्यात को लेकर के तय होता है। तो मध्यकालीन राजस्थान में हम देखें कि आयात और निर्यात की स्थितियों को लेकर के जो वस्तुएं थी उनकी बहुत आयत थी। कर्नल टोड के अनुसार पाली राजस्थान का ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा व्यावसायिक नगर था। राजस्थान के शासक बाहर से आने वाले व्यापारियों को कर में छूट देते थे और उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी करते थे। उन सुविधाओं के कारण यहाँ कई व्यक्ति समृद्ध व्यापारी बन गए थे। कई स्थानीय व्यापारियों ने उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत में के राज्यों में व्यापार प्रारंभ कर दिया था। इतना होते हुए भी राजस्थान में व्यापारिक गति मंद थी, क्योंकि यहाँ माल इकट्ठा करने की सुविधा, भंडारण तथा यातायात और सुरक्षित भागों का एक अभाव बना रहा था। अगर उस समय सड़कों का, मार्गों का और यातायात के साधनों पर अगर ध्यान दिया गया होता तो निश्चित रूप से ये राजस्थान का जो व्यापार वाणिज्य था ये और भी समुन्नत अवस्था में देखा जा सकता है। ये उसके व्यवधान के रूप में उपस्थित थे। लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी
मारवाड़ी व्यापारियों का एक अलग वर्ग है, मारवाड़ी सेठों का एक अलग वर्ग है, जिन्होंने कि मध्यकालीन राजस्थान से ही लगातार हम देखें कि व्यापार को उन्नत बनाने के लिए देश के विभिन्न कोनों में ही नहीं, विश्व के विभिन्न कोनों में भी अपना नाम कमाया है। और आज भी जो बड़े बड़े उद्योग हैं, वो बड़े बड़े उद्योग इन मारवाड़ी राजस्थानियों के माने जाते हैं। व्यापारिक मार्ग, जैसलमेर, जालोर, मेड़ता, बाड़मेर आदि नगर ऐसे मार्ग पर थे जो राजस्थान की अनेक मंडियों, नगरों तथा मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, प्रयाग, आगरा, दिल्ली आदि कई स्थानों को मिलाते थे। अकबरनामा के अनुसार आगरा से अहमदाबाद जाने के कई मार्ग थे। एक मार्ग फतेहपुर, सांगानेर, अजमेर और नागौर होकर जाता था। गुजरात जाने के लिए 3 रास्ते थे, जालोर होकर, सिरोही होकर और उदयपुर, ईडर और डूंगरपुर होकर जाते थे। आगरा से गुजरात जाने के लिए सांबर, मांडल और अजमेर मार्ग में पड़ते थे। बाबरनामा के अनुसार धौलपुर तथा ग्वालियर से होकर मालवा पहुंचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त चंबल के किनारे होकर तथा मेवाड़ द्वारा भी मालवा जाने का मार्ग था। आगरा से मांडू जाते हुए मेड़ता, चित्तौड़, रणथंभौर, कोटा, गागरोन और अजमेर मार्ग में पड़ते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकालीन राजस्थान में जो आसपास के राज्यों में जहाँ पर व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुके थे, जहाँ से व्यापार होता था, वहाँ पर जाने के लिए एक नहीं अलग अलग स्थानों के मार्ग हमें देखने को मिलते हैं। और एक ही स्थान पर जाने के लिए 3-3, 4-4 मार्ग भी जो है अलग अलग स्थानों के हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि अभी जो वर्णन है, जैसा फारसी तवारीखों में भी जो वर्णन आता है, उससे सिद्ध हो जाता है कि उस समय जो है कई मार्ग राजस्थान में बने हुए थे। राजस्थान में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के कई बड़े मार्ग थे। बयाना, धौलपुर और बारी से कई मार्ग जुड़े हुए थे। जोधपुर, चित्तौड़ और बयाना से सड़कें जाती थी जो आगरा और मालवा को मिलाती थी। अजमेर से कई सड़कें आमेर, मेवाड़, पाली, मेड़ता, सिवाना और सांबर जाती थी। इन सड़कों का उपयोग व्यापारिक, सैनिक और सामरिक रूप से होता था। सड़कें कच्ची और मिट्टी की होती थी। कच्चे मार्गों पर परिवहन के मुख्य साधन बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, भैंस गाड़ी, गधे, टट्टू आदि हुआ करते थे। सड़कें कच्ची और मिट्टी की होती थी, जिससे बरसात में यातायात की कठिनाई अनुभव होती थी। और कई मार्ग तो ऐसे थे कि बरसात के दिनों में वहां से यातायात संभव नहीं हो पाता था, बड़ा व्यवधान उपस्थित होता था। लंबी सड़कों की यात्रा जो जंगली या रेतीली भागों से हुआ करती थी, खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि चोरी, डकैती तथा हिंसक पशुओं का उसमें भय बना रहता था। प्राकृतिक आपदाओं का भय भी था। इस तरह हम देखें कि राजस्थान की जो मध्यकालीन राजस्थान की जो मार्गों की जो स्थिति है, वह मार्गों की स्थिति इस प्रकार थी। अब दस्तकारों की आर्थिक स्थिति। मध्ययुगीन राजस्थान में दस्तकार तो बहुत थे और बहुत अच्छी वस्तुएं बनाते थे, परंतु खरीदने वालों की संख्या कम होने से या साहूकार से कर्ज लेने के कारण उन्हें इन पर कई लाभ कम मिलता था। उन्हें अनेक बार बेगार में काम करना पड़ता था। कच्चे माल की कम पैदावार के समय में या प्रदेश में युद्ध के कारण निठल्ला बैठना पड़ता था। अच्छी आर्थिक स्थिति उन दक्ष दस्तकारों की थी जो राज्य के आश्रित थे, जिन्हें समय समय पर राजकीय सम्मान प्राप्त करने का भी मौका मिलता था। लेकिन जो सामान्य रूप से जो दस्तकार थे, जो राज्य की कृपा प्राप्त नहीं थे, राज्याश्रित नहीं थे, उन दस्तकारों को प्राकृतिक बाधाओं का सामना करते हुए और इसके साथ ही जो व्यापार वाणिज्य है, वह उसका जो मुख्य आधार होता है, वो होता है उसका मुख्य आधार डिमांड और सप्लाई। सप्लाई के लिए बाजार की आवश्यकता होती है और यह बाजार को विकसित करना, यह मध्यकालीन राजस्थान में हम देखें कि इसकी हमें कमी देखने को मिलती है। उस समय इस तरह के बाजार जो थे, वो बाजार विकसित नहीं किए जा सके थे, और जो बाजार विकसित थे आसपास के राज्यों में, उन पर जाने के लिए जो मार्ग हुआ करता था, वो मार्ग उपलब्ध था, लेकिन उन मार्गों की कच्चे होने के कारण बारिश के दिनों में या धूल और आंधी के दिनों में, जैसा कि राजस्थान रेगिस्तान का जो मार्ग है, वहां पर जो रेत के जो डोरे चलते हैं, जो बड़ी बड़ी रेत की जो आंधियां चलती है,
उस कारण से भी ये जो चीजें बाधित होती थी। इस कारण हम देखें कि यातायात के अंदर अनेक व्यवधान उस समय आ जाते थे। फिर भी हम देखें कि इन सभी प्राकृतिक व्यवधानों के, भौतिक संसाधनों की, यातायात के संसाधनों की कमी के बावजूद भी मध्यकालीन राजस्थान के विभिन्न तरह के व्यापार हमें देखने को मिलते हैं। और इन व्यापारों का था उनकी उत्पादक क्षेत्र विशेष में जो चीज विशेष रूप से उत्पन्न हो रही है, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, चाहे वो प्राकृतिक खनिज लवण के माध्यम से हो, उसका उपयोग जो है उस समय मानव संसाधन के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और सब तरह के जो व्यवसाय हैं जो मानव के जीवन के लिए उपयोगी हैं, उस तरह के सब तरह के जो व्यवसाय हैं वो हमें लगभग छोटी मात्रा में या उन्नत अवस्था में हमें मध्यकालीन राजस्थान में प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन राजस्थान की जो मूलभूत विशेषताएं थी व्यापार और वाणिज्य को लेकर है, आज संसाधनों के समय में हम उन्हीं व्यवसायों का एक समुन्नत रूप राजस्थान में पाते हैं। आज जो भी व्यवसाय जो है वो समुन्नत अवस्था में राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, आधुनिक राजस्थान में देखे जा रहे हैं, उन सब का जो मूल रूप है वो मूल रूप हमें प्राचीन राजस्थान में देखने को मिलता है। और उसका जो एक प्रगतिशील अवस्था है वो प्रगतिशील अवस्था मध्यकालीन राजस्थान से प्राप्त होती है। मध्यकालीन राजस्थान में सामान्य जनजीवन जो था वह इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था। यहाँ का जो व्यापार और वाणिज्य है वह भी प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था। और प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने को लेकर के उस समय हमें ऐसा कोई कार्य नहीं दिखता है। प्रकृति का जो दोहन था वो प्रकृति का दोहन सीमित साधनों से किया जाता था। इस कारण प्रकृति का दोहन भी मानव के हित में रहा। लेकिन कालांतर में दोहन के साधनों की बहुतायत हो जाने से हम देखते हैं कि मशीनी युग के कारण वह दोहन की मात्रा बढ़ती चली गई। और उस दोहन की मात्रा के कारण हम देखें कि एक प्राकृतिक असंतुलन जो है, वो पर्यावरण का जो एक असंतुलन है, वह भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह ये हमारे इस कक्षा के 4 यूनिट जो हैं वह हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान पेपर फर्स्ट के 4 यूनिट हमारे वीडियो के द्वारा पूर्ण हुए हैं। अब जो 5वां यूनिट है राजस्थान में संस्कृति, इस्लाम एवं मुगल प्रभाव, स्थापत्य कला, राजपूत चित्रकला की शैलियाँ, धार्मिक आंदोलन, मीराबाई, दादू पंथ एवं जाम्बोजी, स्रोत के रूप में शिलालेख, ख्यात और पुरातत्व, कल्चर इन राजस्थान, इस्लामिक एंड मुगल इन्फ्लुएंस, आर्किटेक्चर, राजपूत स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, रिलीजियस मूवमेंट्स, मीराबाई, द दादूपथ एंड जम्बोजी, सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस, ख्यास आदि के बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपका आखिरी यूनिट है। धन्यवाद।